ओके फ्रेंड्स, तो इंसुलिन की हमने देखी कैसे हार्मोन एक्शन की जाती है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमने देखी। अब हम देख रहे हैं एड्रेनलिन की। ठीक है, एड्रेनलिन की जो एक्शन हम देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, वो E.W. सदरलैंड के द्वारा, जो एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा 1950 में ये बताई गई थी कि ऐसे एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन काम करता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एड्रेनलिन के द्वारा हार्मोन के साथ ये भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो सबसे पहले हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद जो बनता है वो बनता है CAMP, एडिनिल साइक्लेज। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, जो मैंने बताया था आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर वाली मैकेनिज्म में, उसमें क्या हो रहा था कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था वो एडिनिल साइक्लेज जो एंजाइम था उसे एक्टिवेट करते थे, जिसके कारण कि जो ATPs थे उसके द्वारा क्या बनते थे, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनते थे। तो फॉर्मेशन ऑफ CAMP होता है फिर, जिसे कि सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, ये CAMP जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है, ये क्या करता है? ठीक है, ओके, प्रोटीन काइनेज नामक एंजाइम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, CAMP एक्टिवेट कर रहा है प्रोटीन काइनेज एंजाइम, और ये जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है ये फर्दर क्या करता है? ये फर्दर एक्टिवेट करता है ठीक है, और ये जो एंजाइम है प्रोटीन काइनेज A एंजाइम इसको कहा गया है, प्रोटीन काइनेज A एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन काइनेज A एंजाइम जो है एक्टिवेट करता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम को, फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, क्या हो रहा है? CAMP प्रोटीन काइनेज A एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, प्रोटीन काइनेज A एंजाइम फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेट इनएक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज B enzyme to activated phosphorylase A enzyme. अब ये A एंजाइम क्या करता है? ठीक है, क्या हुआ कि जो फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम था उसने क्या किया, एक इनएक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज B एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको कि ये एक्टिवेट करके फॉस्फोराइलेज A एंजाइम बना देता है। अब ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनवाता है, और फिर इससे बनता है फर्दर ग्लूकोज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हार्मोन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हार्मोन forms 100 molecules of CAMP
और ये जो CAMP होता है, ठीक है, जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, ये और भी एम्पलीफाई करता है एक्शन को, और ठीक है, यहाँ पे पहले 1 और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके, एंड देन बनता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज के 100 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कास्केड इफेक्ट के द्वारा कितनी जो एक्शन है वो एम्पलीफाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल हार्मोन का 100 CAMP बना देता है, और एक CAMP मॉलिक्यूल जो रहता है वो वेरियस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को रिलीज करवाता है, और इस प्रकार बहुत थोड़ी सी मात्रा एड्रेनलिन की जो ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसे बढ़ाने में कामयाब होता है, ठीक है। तो ये हमने देखी एड्रेनलिन की एक्शन, जो कि हमें E.W. सदरलैंड ने बताई 1950 में। उन्होंने बताया कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म कराता है। यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर CAMP होता है, जो कि एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम को। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि फर्दर फॉस्फोराइलेज B को A में कन्वर्ट कर देता है। फॉस्फोराइलेज A एंजाइम ग्लाइकोजन पैक करता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट बना के, और ग्लूकोज फर्दर ग्लाइकोजन की ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है, और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो इस प्रकार एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो दिस इज द वन वे हाउ एड्रेनलिन एक्ट्स एंड इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत से इफेक्ट जो है हार्मोन कॉज करते हैं, और इन मैकेनिज्म के थ्रू वो काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद एड्रेनलिन के बाद यदि FSH देखें तो FSH में भी सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ही काम होता है, जो कि है हमारा CAMP, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि सेल्स में मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कुछ हार्मोन जो होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट इफेक्ट कॉज करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन एंड एसिटिलकोलाइन। तो जब एड्रेनलिन जो है हार्ट की सेल्स पे काम करता है, तो हार्ट की सेल्स में CAMP फॉर्म होता है, और ये CAMP क्या कराता है, कैल्शियम रिलीज करवाता है, ठीक है, जैसे कि एड्रेनलिन और एसिटिलकोलाइन। तो ये जो एड्रेनलिन होता है ये क्या कराता है, इन कार्डियक मसल सेल्स जो रहती हैं उनमें क्या कराता है, रिलीज कराता है कैल्शियम को, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, और ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन को कराते हैं। तो इसके द्वारा जो हमारी हार्ट की एक्शन है, पंपिंग मैकेनिज्म, वो बढ़ जाएगी एड्रेनलिन के द्वारा, जबकि एसिटिलकोलाइन जो है वो अपोजिट काम करता है, ठीक है। ये जब कार्डियक सेल में, अच्छा, ये जो रिलीज ऑफ कैल्शियम है ये CAMP के थ्रू होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, जबकि एसिटिलकोलाइन कार्डियक सेल में क्या करता है, ये GMP बनाता है, ठीक है, CGMP, ठीक है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे कहा गया है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या कराता है, ये ट्रैप करवाता है, ट्रैपिंग ऑफ कैल्शियम आयन, और जब कैल्शियम आयन रिलीज नहीं हो पाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्करेज करता है और ये एनकरेज करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और इस प्रकार कार्डियक सेल में इन दोनों हार्मोन के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होते हैं, और फॉर दिस एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दे आर हैविंग द 2 मैसेंजर, एक CAMP, एक CGMP, ठीक है। तो इस प्रकार एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में मोर देन 2 सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं। उसके बाद सिनर्जेटिक इफेक्ट भी कॉज करते हैं।
सिनर्जेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ डिफरेंट हार्मोन जो होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे सिमिलर इफेक्ट कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये जो सभी हार्मोन हैं ये मैमरी ग्लैंड पे काम करते हैं। जो ब्रेस्ट की मैमरी ग्लैंड होती है उस पे ये सभी हार्मोन काम करते हैं और दे प्रमोट द मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन का एक्शन हो गया ये क्या हो गया, सिनर्जेटिक हो गया, सिनर्जेटिक इफेक्ट ऑफ डिफरेंट हार्मोन। ठीक है, तो इसको कहा गया हमने सिनर्जेटिक इफेक्ट, जबकि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में एक ही ऑर्गन पे दो हार्मोन डिफरेंट जो एक्शन है वो कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू जो मैकेनिज्म है वो हमने देखी। अब हम देखेंगे कि इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू कैसे हार्मोन एक्ट करता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू कैसे हार्मोन एक्ट करता है। तो हार्मोन मैकेनिज्म थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ठीक है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू कैसे हार्मोन एक्ट करता है। तो हमने देखा कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, वो इसी के थ्रू काम करते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू वो काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हार्मोन और रिसेप्टर जुड़ के और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जिस जो हार्मोन है उसके लिए जो रिसेप्टर होता है टारगेट सेल में, उससे वो जुड़ जाता है सबसे पहले। जो इंट्रासेल्युलर, सबसे पहले तो वो सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जो उसके लिए रिसेप्टर है वो उससे जुड़ जाएगा और वो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये फर्दर जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है, इट विल गो इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स पर रिसेप्टर जो होते हैं उनसे ये जुड़ के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से जीन्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, जीन्स में जो जीन्स पहले रिप्रेस्ड थे उन्हें ये जीन्स, उन जीन्स को ये एक्टिवेट कराते हैं। ठीक है, एक्टिवेट कराते हैं और उसके बाद mRNA को ट्रांसक्राइब करते हैं और जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की जाती है, एन एंजाइम, और ये फर्दर कॉज करते हैं फिजियोलॉजिक चेंजेस इन सेल्स। ठीक है, यहां पर बनाकर देखते हैं। ये हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन मॉलिक्यूल ये किस में आ रहा है, ये सेल्स के अंदर आ रहा है। सेल्स के अंदर हार्मोन और रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, हार्मोन और रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया है। उसके बाद ये न्यूक्लियस में जा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, ठीक है, डीएनए है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है न्यूक्लियस में आ गया और
क्रोमोसोम्स में जो रिसेप्टर थे मौजूद, उनके साथ इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया और फर्दर जो है ये क्या कर रहा है, जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है जो कि पहले रिप्रेस्ड है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जीन्स को वो एक्टिवेट करता है जो कि क्या करते हैं, एमआरए मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं और ये मैसेंजर आरएनए क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हम पढ़ते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो क्या कराते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। और आपको पता है कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो इस प्रकार सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स को ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं और इस प्रकार ये प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स ये फर्दर फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में कॉज करते हैं। तो इस प्रकार इन दिस वे जो हमारे स्टेरॉइड्स हार्मोन हैं जो कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, वो इस तरह काम करते हैं। अच्छा, अब दो डिफरेंस है कि जो हमारे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हैं, चूंकि वो क्या करते हैं, वो एमआरए ट्रांसक्राइब कराते हैं, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, फिर एंजाइम्स बनते हैं, इसलिए जो ये प्रोसेस होती है इसको होने में थोड़ा वक्त लगता है। जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू जो होती है मैकेनिज्म, वो बहुत ही फटाफट होती है, बहुत इमीडिएटली उससे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और इन द स्टेरॉइड एक्शन जो हैं, जो उसकी रिएक्शंस हैं वो लेट होती हैं। ठीक, अब यदि हम एक साथ देखें कि किस प्रकार हमारे हार्मोन एक्ट करते हैं। ठीक, ये दूसरा हार्मोन है जो कि काम करता है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू। ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर बना रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें इस जो ये जो चित्र है, इसमें इस पिक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंट्रा सेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर दोनों एक ही काम करते हैं। या तो वो सिंथेसिस कर रहे हैं या एक्टिवेट कर रहे हैं एंजाइम्स को, और ये एंजाइम्स फर्दर एक्टिविटी को कॉज कर रहे हैं, लेकिन ये दो अलग अलग वेज में काम करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा इंट्रा सेल्युलर रिसेप्टर है और ये जो हमारा है एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर। ठीक है, ये हमारी सेल वॉल है, ये हमारा है न्यूक्लियस। ठीक, ठीक है, तो जो एक हार्मोन है वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से जुड़ के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है और फर्दर इंटरनल चेंजेस कर रहा है न्यूक्लियस में, एमआरएनए ट्रांसक्राइब कर रहा है जो कि सिंथेसिस और एक्टिवेशन कर रहे हैं एंजाइम का, जिससे कि फर्दर एक्शन हो रही है। जबकि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर को फॉर्म कराते हैं। ठीक है, या फिर क्या कराते हैं, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में चेंज कराते हैं और जिसके कारण एक्टिवेशन या सिंथेसिस होती है पर्टिकुलर एंजाइम्स की, जो कि फर्दर एक्शन को कॉज करते हैं। तो इन दिस वे जो हार्मोन है उनकी मैकेनिज्म होती है और इस प्रकार हार्मोन हमारी बॉडी सेल्स पे एक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जिसमें इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू हार्मोन हमारी बॉडी सेल्स पे वर्क करते हैं। ठीक, ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो हार्मोन है ये कैसे बॉडी में होम्योस्टेसिस बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ हार्मोन इन होम्योस्टेसिस। ओके, तो सबसे पहले
मैं बता दूं, होम्योस्टेसिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो होम्योस्टेसिस है बॉडी में बैलेंस जो है, जो फ्लूइड है बॉडी के, जो कंटेंट है बॉडी फ्लूइड्स के, उसका एक बैलेंस होना बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में एक कंट्रोल मैकेनिज़्म है, एक हार्मोन की भी मैकेनिज़्म है जो कि कंट्रोल करके रखते हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी फ्लूइड्स में जो कंटेंट्स है उनका जो क्वांटिटी है उससे वो बैलेंस करके रखते हैं। कैसे करके रखते हैं ये मैं आपको दो मैकेनिज़्म बताती हूँ। एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ज्यादातर मैकेनिज्म इसी के द्वारा होती है, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, और एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, हार्मोन्स जो रहते हैं वो भी एक दूसरे के जो सिक्रीशन को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि कोई एक हार्मोन कोई दूसरे हार्मोन के रिलीज को कम करता है, उसे हम कहते हैं निगेटिव मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसका एग्जांपल मैं आपको एक समझाती हूँ कि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, जो कि स्टिमुलेट करता है थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, या थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का, ठीक है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो क्या करता है ये TSH को और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कहता है कि अब और इसका सिक्रीशन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि ये कंटिन्यूस सिक्रीट होते रहेंगे तो थायरॉक्सिन का हार्मोन लेवल जो है ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए जब थायरॉक्सिन का एक नॉर्मल लिमिट तक सिक्रीशन हो जाता है और उससे बढ़ने लगता है तो ये इसे नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देता है कि अब इनहिबिट हो जाओ, अब सिक्रीट नहीं हो। ठीक है, दोनों को ही इनहिबिट करता है। साथ ही TSH का भी जब लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है तो वो TRH या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये भी माइनस जो मैंने लगाया वो समझिए नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जब थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल से बढ़ने लगता है तो वो वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को इनहिबिट करने लगता है सो दैट वो और TRH और TSH सिक्रीट ना करे। ठीक है, वहीं यदि ब्लड में थायरॉक्सिन का हार्मोन कम होगा तो वो इसे स्टिमुलेट करने लगेंगे। ठीक है, ठीक, तो वो इसे स्टिमुलेट करने लगते हैं। इस प्रकार थायरॉक्सिन यदि ब्लड में ज़्यादा होने लगे तो वो TSH और TRH के लेवल को कम करने को कहता है, इनहिबिट करता है थायराइड और पिट्यूटरी को। इस प्रकार इसे कहते हैं हम निगेटिव फीडबैक। निगेटिव क्यों? क्योंकि वो उसके सिक्रीशन को कम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द निगेटिव फीडबैक। और मोस्टली निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ही बॉडी में बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, तो एक तो हो गया एग्जाम्पल अपना कि थायरॉक्सिन पे हमने देखा, थायराइड हार्मोन को हमने देखा। दूसरा ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का सिक्रेशन बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि ब्लड का इंक्रीज ग्लूकोज लेवल जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट कराता है।
ठीक है। और इंसुलिन के सिक्रीशन के कारण क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल से ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है तो वो क्या करता है, इंसुलिन को इनहिबिट करने लगता है। ठीक है, ताकि हमारा एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल हमेशा बना रहे। ठीक है, तो सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक फिर रुक जाता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक और नेगेटिव फीडबैक है कि यदि हाइपोग्लाइस मतलब नॉर्मल से यदि कम होने लगे तो दैट विल इनहिबिट द इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है, और इस प्रकार जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसकी होम्योस्टेसिस बनी रहती है, उसका बैलेंस बना रहता है। इसे कहा हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म यूजुअली यही हमारे शरीर में होती है, बहुत कम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसे कहा गया है कि किसी एक हार्मोन का सिक्रीशन जो है होने पर वो और बढ़ता जाए। ठीक है, ठीक है, यदि उसका लेवल बढ़ रहा है तो दैट विल स्टिमुलेट टू मोर इंक्रीज दैट हार्मोन। इसका एक एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है जब यूट्रस काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है लास्ट स्टेज में, ठीक है, जो लेबर होता है जिसमें कि डिलीवरी होती है बेबी की, ठीक है, तो जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑक्सीटोसिन के कारण वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यूट्रस की स्ट्रेच होने की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाता है, कहाँ से, पिट्यूटरी से। और जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसके कारण जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और जब ब्लड में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है तो दैट विल स्टिमुलेट मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और दैट विल कॉज द मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन का रिलीज उसको एम्पलीफाई करता रहता है, उसके सिक्रीशन को मल्टीप्लाई करता रहता है, और दैट विल कॉज द मोर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट विल स्टॉप until and unless there is a delivery of baby। तो ये ऑक्सीटोसिन का जो एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओके, तो ये जो ऑक्सीटोसिन का एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया अपना होम्योस्टेसिस, कैसे हार्मोन्स जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं बॉडी में। ओके, अब हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इंसेक्ट्स का एंडोक्राइन सिस्टम जो है यदि हम देखें तो वो क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, या इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जो रहते हैं इसमें 4 टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। इंटरसेरेब्रल ग्लैंड्स, ठीक है, कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा एटलाटा, कॉर्पोरा एलाटा, ठीक है, एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक है, यदि इसका पिक्चर हम फॉर्म करें तो वो कैसा होगा।
ठीक है, ये गैंग्लियन है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इंसेक्ट्स का हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये ब्रेन होता है इंसेक्ट्स में। ठीक है, ये गैंग्लियंस होते हैं। ठीक है, ये भी गैंग्लियंस हैं। यहाँ पर ये सबसे पहली जो ग्लैंड है ये इंटरसेरिब्रल ग्लैंड, ब्रेन के दो पार्ट के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों साइड के बीच में है इंटरसेरिब्रल ग्लैंड। ये जो है ये है कॉर्पोरा कार्डियका, यहाँ है कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा। ये है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हार्मोन कौन कौन से ये सिक्रीट करती हैं ग्लैंड्स। ठीक है, तो इंटर सेरिब्रल ग्लैंड्स जो हैं ये ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और ये जो ब्रेन हार्मोन है ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। ठीक है, तो ब्रेन हार्मोन स्टिमुलेट्स प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक, ओके। देन कॉर्पोरा कार्डियका जो होती है बीनीथ द हार्ट होती है ये कॉर्पोरा कार्डियका, और ये जो कॉर्पोरा कार्डियका होती है हमारी ये भी ओके ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, तो कॉर्पोरा कार्डियका जो है बीनीथ द कार्डियक या हार्ट, और ग्रोथ हार्मोन ये सिक्रीट करती है। कॉर्पोरा एलाटा जो होता है, कॉर्पोरा एलाटा दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो होता है जुवेनाइल हार्मोन, और एक होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, ठीक है, जब आप इंसेक्ट की स्टेज पढ़ेंगे तो दो, एक निम्फल स्टेज होती है और एक एडल्ट स्टेज होती है। तो जब निम्फल स्टेज होती है तब ये जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये जुवेनाइल हार्मोन जो होता है ये उस कॉकरोच में एडल्ट के जो कैरेक्टर है उसे नहीं आने देता और उसे जुवेनाइल ही बनाए रखता है, और इसीलिए इस हार्मोन का नाम है जुवेनाइल हार्मोन। निम्फल स्टेज में ये हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, निम्फल स्टेज। ठीक है, जब ये इंसेक्ट्स जब एडल्ट में कन्वर्ट होने लगता है तब ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होता है और एडल्ट चेंजेस करता है। ठीक है, तो
गोनाडोट्रोपिक इज हार्मोन ऑफ एडल्ट स्टेज। देन प्रोथोरेसिक हार्मोन जो होता है एक डायसन करके एक हार्मोन है, एक डायसन, इसे ये सिक्रेट कराता है, ठीक है, एक्डायसन। और ये एक्डायसन जो है मैंने आपको बताया कि ब्रेन हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, और ये सिक्रेट करती है एक्डायसन। एक्डायसन जो हार्मोन होता है निम्फल स्टेज में क्या करता है, मोल्टिंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स मोल्टिंग ऑफ निम्फ, ठीक है। तो मोल्टिंग ऑफ निम्फ को कंट्रोल करता है क्या, एक्डायसन हार्मोन, ठीक है। तो इस प्रकार एक इंसेक्ट का जो सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें ये 4 टाइप्स ग्लैंड्स होती हैं जो कि ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं और ये फर्दर उसकी होमोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंसेक्ट्स का एंडोक्राइन सिस्टम।